नमस्कार, विस्तार न्यूज पर आपका बहुत स्वागत कर रहा हूं। आपके साथ मैं हूं भारत सूरज। रात के 10 बज गए हैं और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे दिन भर की 10 बड़ी खबरें बहुत ही मजेदार रिपोर्ट्स के माध्यम से। तो चलिए फटाफट से आपको बताते हैं कौन सी 10 बड़ी खबरें हैं जिस पर आज हम लोग बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहली खबर होने वाली है G7 से संबंधित, क्योंकि G7 समिट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली के लिए रवाना हो गए हैं। पहली विदेश यात्रा है बतौर प्रधानमंत्री मोदी 3.0 के कार्यकाल में। इसके बाद हम बातचीत करेंगे गांधी की प्रतिमा को जो लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है विदेशों में, जिस तरीके से खालिस्तानी गैंग जो है वो एक्टिव हो रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में, इसको लेकर चिंताजनक विषय है। इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। साथ ही साथ तीसरी बड़ी कहानी होगी जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के एक्टिव होने की कहानी, क्योंकि जिस तरीके से नई सरकार का गठन हुआ है उसके तुरंत बाद जम्मू कश्मीर को एक बार फिर से आतंक के आग में झोंकने की ताकत और एक षड्यंत्र जो है वो दिखाई दे रही है आतंकवादियों की। इस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद आपको बताएंगे कि अब जो लोकसभा का नया सत्र इस बार होने वाला है उसमें सियासत के मुद्दों में से जो सवाल है, जो गूंज है विपक्ष के, वो कहां तक पहुंचेगा, कौन से बड़े नाम इस बार संसद भवन में आए हैं। इसके बाद नीट पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, नीट को लेकर छात्रों में जो चिंताएं हैं वो चिंताएं कितनी हद तक दूर हुई है, छात्र संतुष्ट हैं कि नहीं, तमाम विषयों पर हम लोग बातचीत करेंगे। इसके बाद आपको मध्य प्रदेश लिए आएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश टूरिज्म के लिए आज का दिन बहुत अहम दिन रहा है। अब हवाई चप्पल पहना हुआ व्यक्ति भी मध्य प्रदेश में हवा की यात्रा कर सकता है, प्लेन पर बैठ सकता है। क्या पहल है, इसके बारे में आपसे बातचीत करेंगे, आपको बताएंगे। छत्तीसगढ़ लिए चलेंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में विधानसभा सत्र की तैयारियां तेज हैं। साथ ही साथ विपक्ष अपनी गोलबंदी कर रहा है, किस तरीके से सरकार को घेरना है। सरकार अपनी तैयारियों में जुटी ही हुई है। छत्तीसगढ़ में ही नगरीय निकाय चुनाव भी होना है, अगली खबर उसी से जुड़ी होगी। और नगर निकाय चुनाव की तैयारियां कैसी हैं, इस पर भी हम लोग आज बातचीत करेंगे। इसके बाद आपको इंदौर लिए चलेंगे, क्योंकि इंदौर में घोटालों की जो फहरिस्त है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। इंदौर नगर निगम में घोटाले कम नहीं हो रहे हैं। नया घोटाला कौन सा है ये आपको बताएंगे। और आखिरी खबर छात्रों से जुड़ी हुई है, आपसे भी जुड़ी हुई है। साइबर ठग के शिकार हो रहे हैं नीट के स्टूडेंट्स। कौन फोन कर रहा है, कितने पैसे मांग रहा है, सब कुछ बताएंगे आज 10 बजे 10 रिपोर्ट में। हम शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहली खबर G7 से जुड़ी हुई है, क्योंकि इटली की मेजबानी में हो रहे G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री मोदी इटली के लिए रवाना हो गए। उनके साथ एक विशेष प्रतिनिधि मंडल भी जा रहा है, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विनय क्वात्रा और NSA अजीत डोभाल शामिल हैं। क्या होता है ये G7, कौन कौन देश इसमें शामिल हैं, भारत इसका हिस्सा है कि नहीं, और भारत के पहुंचने से वैश्विक स्तर पर, कूटनीतिक स्तर पर भारत की क्या पहचान बन रही है, सब कुछ इस रिपोर्ट में है। देखिए, लोकसभा चुनाव में एनडीए को लगातार तीसरी बार सत्ता में काबिज कराने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पहली विदेश यात्रा पर इटली पहुंचे हैं। पीएम मोदी इटली में हो रहे 50वें G7 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले हैं, जहां भारत को एक आउटरीच देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। मोदी के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विनय क्वात्रा और NSA अजीत डोभाल भी सम्मेलन में शिरकत करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले कि आपको भारत के प्रधानमंत्री का G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के समीकरणों को समझाएं, पहले आपको ये बता देते हैं कि आखिर ये G7 समिट क्या चीज है। दरअसल G7 विश्व की 7 सबसे बड़ी तथा कथित उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का एक संगठन है। G7 यानी ग्रुप ऑफ 7 के सदस्यों में 7 देश शामिल हैं। इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका हैं। 2024 में G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी इटली कर रहा है। यहाँ पर अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और भारत प्रशांत क्षेत्र के 11 विकासशील देशों के नेताओं को भी आउटरीच देशों के तौर पर न्योता भेजा गया है। 2024 के G7 समिट में इंडो पैसिफिक, जलवायु परिवर्तन, शरणार्थी समस्या और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे मुद्दों पर फोकस रहने वाला है। साथ ही साथ इस बार यूक्रेन में भीषण युद्ध और गाजा में चल रहे संघर्ष के मुद्दे पर भी चर्चा संभव है। भारत G7 समूह का सदस्य नहीं है, फिर भी G7 शिखर सम्मेलन में भारत की ये 11वीं और प्रधानमंत्री मोदी की 5वीं भागीदारी होगी। ऐसे में भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा को समझना भी बहुत जरूरी है। दरअसल G7 में भारत का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। साथ ही साथ फ्रांस, इटली और कनाडा जैसे G7 सदस्यों से भी बड़ी अर्थव्यवस्था आज भारत की है। G20 के सफल अध्यक्षता के बाद भारत ग्लोबल साउथ की एक मजबूत आवाज बनकर उभरा है। इसके साथ ही साथ पिछले G7 सम्मेलन में भारत ने प्रमुखता से तमाम ग्लोबल साउथ के मुद्दों को उठाया था,
चाहे बात पर्यावरण की हो या भोजन की, स्वास्थ्य, विकास और लिंग पर केंद्रित तमाम विषयों पर भारत की अहम भागीदारी रही है। भारत G7 शिखर सम्मेलन में विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के साथ साथ इस बार कई द्विपक्षीय बैठकों में भी शामिल होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात भी संभव है। हालांकि इस समिट में भारत और कनाडा दोनों देशों के प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे, लेकिन दोनों की मुलाकात को लेकर अब तक कोई भी पुष्टि नहीं हो सकी है। भारत विरोधी तत्वों को जिस तरह से कनाडा में राजनीतिक स्थान मिलता है, उसको लेकर भारत हमेशा से कनाडा सरकार के सामने चिंता जाहिर करता रहा है। लेकिन हाल के दिनों में खालिस्तानी गतिविधियों में जिस तरीके से इजाफा हुआ है, वैसे में भारत और कनाडा के बीच फिलहाल कोई भी द्विपक्षीय वार्ता होती नहीं दिख रही है। लेकिन इन सब के बीच एक बात तो तय है कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत की नियमित भागीदारी वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए नई दिल्ली के प्रयासों की बढ़ती मान्यता की ओर ही इशारा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो प्रधानमंत्री अपने पहले विदेश यात्रा पर, मोदी 3.0 के कार्यकाल के पहले विदेश यात्रा पर इटली पहुंचे हैं, लेकिन उनके तमाम विदेश यात्राओं में से इस विदेश यात्रा को सबसे संवेदनशील बताया जा रहा है। वो इसलिए क्योंकि खालिस्तानी संगठन जो है, खालिस्तानी गुर्गे अभी सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं विदेश के देशों में। अपने देश की भी बात कर ले तो इस बार 2 ऐसे सांसद चुनकर संसद भवन में पहुंचे हैं जो कि खालिस्तान से कहीं ना कहीं समर्थन रखते हैं। हम आपको आज बताने वाले हैं कि किन देशों में खालिस्तानी गैंग एक्टिव है और किस तरीके से पिछले कुछ समय में खालिस्तान संगठन से जुड़े हुए लोगों ने हिंदुस्तान के बापू की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया है। किन देशों में एक्टिव है खालिस्तान संगठन, सबसे पहले यह जान लीजिए आप। दरअसल कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका और इटली, देखिए बड़े नाम है ये, बड़े आप जिसको कहते हैं विकसित राष्ट्र, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका और इटली, यहां पर खालिस्तानी जो संगठन के लोग हैं वो सबसे ज्यादा एक्टिव हैं। और गांधी जी की प्रतिमा को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाता है अगर हिंदुस्तान पर चोट करना हो तो, क्योंकि गांधी अहिंसा के प्रतीक हैं। 26 जनवरी 2022 में वॉशिंगटन डीसी में गांधी की प्रतिमा को अपवित्र किया गया था। जनवरी 2021 में कैलिफोर्निया के सेंट्रल पार्क में भी बापू की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया गया। इसी तरीके से दिसंबर 2020 में वॉशिंगटन में गांधी जी की प्रतिमा को फिर से क्षतिग्रस्त किया गया। जून 2020 में भी गांधी की प्रतिमा को स्प्रे पेंटिंग से नुकसान पहुंचाया गया। तो तमाम ये जो आप घटनाओं का मैं जिक्र कर रहा हूं जहां पर गांधी की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ये जो भी लोग कर रहे हैं उनका कहीं ना कहीं खालिस्तानी संगठन से कोई ना कोई ताल्लुकात हमेशा रहता है। जब भी जांच होती है तो चीजें इस हिसाब से नजर में आती हैं। लेकिन खालिस्तानी गैंग जो है सिर्फ विदेशों में ही सक्रिय नहीं है, वो अपने देश में भी बहुत हद तक सक्रिय हो चुका है पिछले कुछ समय में। विदेशों में खालिस्तान लेकिन किस तरीके से दबंगई करता है जरा उसको भी समझ लीजिए। खास करके कनाडा और ब्रिटेन और इटली की बात करें तो 12 जून को इटली में गांधी की प्रतिमा तोड़ी गई, और ये तोड़ा किसने? खालिस्तान से संबंधित जो गुर्गे थे उन्होंने। फिर मार्च 2023 में लंदन में भारतीय उच्चायोग पर हमला किया जाता है खालिस्तानियों द्वारा। फिर मार्च 2023 में कनाडा में भारतीय राजनयिकों को धमकी वाले पोस्टर्स दिए जाते हैं। आप समझिए, कनाडा, ब्रिटेन और इटली ये वो इलाके हैं जहां पर सबसे ज्यादा खालिस्तानी संगठन के गुर्गे एक्टिव माने जाते हैं। फिर जुलाई 2023 में सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य और दूतावास में आगजनी की घटना होती है, इसमें भी खालिस्तानी संगठनों का साथ बताया जाता है। 12 जनवरी 2023 में बापू स्वामी नारायण मंदिर में तोड़फोड़ की घटना की जाती है, और जनवरी में ही मेलबर्न में 3 और ब्रिस्बेन में भी 2 हिंदू मंदिरों के साथ तोड़फोड़ की जाती है। साथ ही साथ आप समझिए, पिछले साल पूरे मामले पर नई दिल्ली में मौजूद जो थिंक टैंक सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड एंड होलिस्टिक स्टडीज है, उसकी भी एक रिपोर्ट सामने आई थी। उस रिपोर्ट में भी ये दावा किया गया था कि जो कनाडा में हिंदू और भारतीय समुदाय के चरमपंथी समूह हैं वो निशाने पर हैं। कनाडा में जेनोफोबिया और हिंसा की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है, और भारतीयों और हिंदुओं के खिलाफ बयान जो है सबसे ज्यादा कनाडा में दिए जा रहे हैं। अब इस पूरे मामले पर विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने बीते दिन बयान दिया है और इस पूरे मामले पर अपनी बात रखी है, जानकारी दी है। सुनिए। We have the question relating to the vandalization of the statue of Mahatma Gandhi. We have seen the reports of that, and we have taken it up with the Italian authorities. We understand that suitable rectification has already taken place.
भारत हमेशा से भारत विरोधी गतिविधियों के लिए जिस तरीके से कनाडा में माहौल बनाया जाता है उसके लिए कनाडा सरकार को चेताती रही है, लेकिन कनाडा सरकार इस पर कुछ भी स्पष्ट बोलने से बचती नजर आई है। चलिए वापस लौटते हैं, आते हैं अपने देश, क्योंकि अपने देश में भी आतंक बहुत हद तक पैर पसारता जम्मू कश्मीर में फिर से दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ खालिस्तानी संगठन भी भारत में जो है अपने पैर पसार रहे हैं। आपको पूरे सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंक के पिछले 100 घंटे किस तरीके से बीते हैं। सबसे पहली तारीख नोट कीजिए, 11 जून रात के 1 से 2 बजे के बीच जम्मू के डोडा में 4 राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस की जॉइंट चेकपोस्ट पर फायरिंग होती है और इस फायरिंग में 5 जवान सहित एक पुलिस ऑफिसर जो है, स्पेशल पुलिस ऑफिसर, घायल हो जाता है। ठीक वही तारीख है 11 जून, देर शाम 8 बजे, स्थान है जम्मू का कठुआ। यहां पर सैदा सोहल गांव में आतंकी हमला होता है। फायरिंग में एक ग्रामीण घायल भी हो जाते हैं और आतंकी जो हैं वो डीआईजी और एसएसपी की गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग भी करते हैं। हालांकि इसी बीच ग्रेनेड फेंकने के दौरान एक आतंकी जो है वो मारा चला जाता है। लेकिन आप देखिए, एक ही दिन पर 2 बड़ी घटना होती है। फिर 9 जून की तारीख है, शाम के 6:15 पर रियासी इलाका जम्मू का और शिवखोड़ी से कटरा जा रही श्रद्धालुओं से भरी बस पर आतंकी जो है 25 से 30 राउंड फायरिंग करते हैं। ड्राइवर को इस फायरिंग में गोली लग जाती है और असंतुलित होकर जो बस है वो खाई में गिर जाती है। इस विभत्स घटना में 9 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 41 लोग घायल हो गए। पुलिस ने एक संदिग्ध का स्केच जारी तो किया, लेकिन आतंकी पर 20 लाख रुपए इनाम रखने के बाद भी अब तक उस आतंकी को पकड़ा नहीं जा सका है। लेकिन 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ लगातार जारी है। फिर तारीख समझिए, 12 जून की तारीख रात के 8:30 बजे डोडा वो जगह है जम्मू में, गंडो में कोटा टॉप में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच पुरजोर मुठभेड़ होती है और स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का एक कांस्टेबल फरीद अहमद जो है इस मुठभेड़ में घायल हो जाता है। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। भारत में पैर पसारता जो है ये आतंक का सिलसिला जम्मू कश्मीर में थमता दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन पिछले कुछ समय में जम्मू कश्मीर में आतंक की घटनाएं रुकी थी, लेकिन अब फिर से वो पैर पसारता दिखाई दे रहा है। अब आपको हम बताते हैं कि भारत में खालिस्तान किस तरीके से पैर पसार रहा है। दरअसल वारिस पंजाब डे के प्रमुख अमृतपाल सिंह ने इस बार का लोकसभा चुनाव जीत लिया है। पंजाब की खडूर लोकसभा सीट से 1,97,000 वोटों से इस बार उसने चुनाव जीता है और पंजाब में यह सबसे बड़ी जीत है। आप समझिए, खालिस्तानी समर्थक लोकसभा चुनाव जीतकर संसद भवन पहुंच चुका है। सरबजीत सिंह खुलासा ने भी बड़ी जीत जो है इस चुनाव में हासिल की है, वो भी खालिस्तानी समर्थक है। सरबजीत सिंह खालसा, माफ कीजिएगा, सरबजीत सिंह खालसा जो है उन्होंने भी खालिस्तानी समर्थक, उन्होंने भी एक बड़ी जीत हासिल की है। सरबजीत सिंह खालसा के पिता बेअंत सिंह इंदिरा गांधी की हत्या में शामिल थे। इनके पिता ने ही इंदिरा गांधी को मौत के घाट उतारा था और खालिस्तानी के साथ इसका संबंध कितना पुरजोर हो सकता है आप समझ लीजिए। खालिस्तानियों ने पंजाब में जिस तरीके से इस बार चुनाव जीता है और उसके बाद पंजाब में और पंजाब के आसपास के इलाकों में जो माहौल बदला है वो निश्चित तौर पर बहुत ही चिंताजनक विषय है। हालांकि उम्मीद है कि आने वाले कुछ समय में भारत की प्रशासन और भारत के सुरक्षा बल इस विभत्स समय से जो है, इस विभत्स घटना पर जो है रोक लगा सकेंगे और खालिस्तानियों को उनकी असली जगह, उनकी असली समझ जो है उनको बता सकेंगे। खैर, खबरों में अब हम आगे बढ़ रहे हैं और आपको लिए चल रहे हैं हम लोकसभा लिए चलते हैं आपको, क्योंकि इस बार लोकसभा की तस्वीर कुछ बदली है। कुछ ऐसे नाम इस बार लोकसभा में पहुंचे हैं जिसकी आवाज हमेशा से सत्ता पक्ष को खटकती रही है, तो कुछ ऐसे भी चेहरे हैं जो पहली बार सदन में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, इसी पर लोगों की निगाहें टिक गई है। सदन में इस बार विपक्ष का मजमा भी नया है और एनडीए की सरकार भी नए गुणा और गणित के साथ बैठी हुई है। क्या कुछ नया है संसद भवन में, देखिए इस रिपोर्ट में। Ladies and gentlemen, एक समुदाय, एक मजहब की सरकार है। रावण 2 लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। आओ मिलकर के चले। सियासत के शोर में सवालों और मुद्दों की गूंज को आवाज तो संसद की माइक ही देती है। यहाँ नेताओं के मुंह से निकला हर शब्द सिर्फ रिकॉर्ड में ही नहीं जाता, बल्कि राजनीति के साथ साथ राष्ट्रनीति का निर्धारण भी करता है। इसलिए सदन में एक मजबूत विपक्ष की उपस्थिति को हमेशा तवज्जो दी जाती है। लेकिन पिछले 10 सालों से भारत के निचले सदन में नेता प्रतिपक्ष का पद खाली रहा है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए किसी भी पार्टी के पास लोकसभा की कुल सीटों का 10% सीट होना अनिवार्य है, यानी 543 सीटों में से कम 54 सांसद। 17वीं लोकसभा में सिर्फ 2 सीटों के चलते यह पद खाली रह गया था,
लेकिन कांग्रेस ने इस बार अपने दम पर 99 सीटें हासिल करते हुए लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष की आवाज को स्थान और बुलंदी दे दी है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष के नेता के अलावा इस बार संसद में कुछ किरदार ऐसे भी हैं जिनके शब्दों के भार ने पहले भी सत्ता को परेशान किया है, तो वहीं कुछ किरदार ऐसे भी हैं जिनको पहली बार सुनना बेहद दिलचस्प होने वाला है। इस बार सदन में विपक्ष की गूंज में राहुल गांधी की बात सबसे ज्यादा असरदार होने वाली है, क्योंकि राहुल गांधी ने रायबरेली और वायनाड सीट से चुनाव जीतते हुए नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अपने आप को सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार दिखाया है। वहीं अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश के कन्नौज सीट से चुनाव जीतकर संसद भवन पहुंचे हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव के नेतृत्व में सबसे ज्यादा सीटें जीती हैं। बात महुआ मोइत्रा की भी की जानी चाहिए, क्योंकि पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोपों में महुआ मोइत्रा को पिछले लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था। इस बार महुआ मोइत्रा कृष्णनगर से चुनाव जीतकर फिर से संसद पहुंच रही हैं। चंद्रशेखर आजाद उत्तर प्रदेश के नगीना सीट से अपनी आजाद समाज पार्टी से चुनते हुए इस बार संसद भवन तक पहुंचे हैं, तो वहीं असदुद्दीन ओवैसी भी तेलंगाना के हैदराबाद सीट से चुनाव जीतकर फिर से संसद भवन पहुंच गए हैं। गौरतलब है कि बीजेपी ने इस बार हैदराबाद में माधवीलता के सहारे हार्ड हिंदुत्व पर चुनाव लड़ा, लेकिन फिर भी असदुद्दीन ओवैसी के सामने माधवीलता जीत नहीं पाई। एक ऐसा ही नाम उज्जवल रमन सिंह भी है, जो प्रयागराज से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतकर संसद भवन पहुंचे हैं। वो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रेवती रमन सिंह के पुत्र हैं और इससे पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। बिहार के पाटलिपुत्र से बीजेपी के रामकृपाल यादव को चुनाव हराकर लालू की बेटी मीसा भारती भी इस बार संसद भवन पहुंची हैं। कंगना रनौत भी एक ऐसे ही दिलचस्प किरदार हैं जिनको संसद में सुनना बहुत दिलचस्प होने वाला है। कंगना ने हिमाचल प्रदेश के मंडी से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा है और चुनाव जीतकर कंगना रनौत ने इस जीत को सनातन की जीत बताई थी। उड़ीसा के पुरी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव जीतकर संबित पात्रा भी आखिरकार संसद भवन पहुंच चुके हैं। संबित भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और उनकी वाक चातुर्य की हर घर में चर्चा होती है। इन तमाम नामों में से एक और नाम बहुत खास है, वो नाम है अवधेश प्रसाद का। अयोध्या की सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर अवधेश प्रसाद संसद भवन पहुंचे हैं। गौरतलब है कि राम मंदिर के मुद्दे को भुनाने के बावजूद भी बीजेपी को इस बार समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने अयोध्या में मात दे दी। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू हो रहा है। इस सत्र में तमाम नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई जानी है। साथ ही साथ लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव भी होना है। सदन में मजबूत आंकड़ों के साथ बैठी विपक्ष इस बार लोकसभा उपाध्यक्ष के पद पर भी चुनाव को लेकर गंभीर नजर आ रही है। अब ऐसे में ये देखना और सुनना बहुत दिलचस्प होगा कि मोदी 3.0 में एनडीए की नई नवेली गणित पर बैठी ये सरकार किस तरीके से विपक्ष के सवालों का जवाब देती है। साथ ही साथ सदन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए ये सरकार क्या कुछ करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। अब लोकसभा में नई गुणागणित पर बैठी एनडीए सरकार किस तरीके से विपक्ष के दावों और सवालों को झेलेगी और उनको टटोलेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मेरे साथ मध्य प्रदेश आइए, क्योंकि मध्य प्रदेश में आज का दिन काफी अहम दिन है। अब प्रदेश के 8 शहरों में आप ट्रेन से ही नहीं बल्कि प्लेन से भी जा सकेंगे, जिससे आपका समय भी बचेगा और हवाओं में उड़ना किसको पसंद नहीं है। पूरी खबर क्या है, कहां कहां जा सकेंगे और कितने पैसे खर्च करने होंगे, सब कुछ इस रिपोर्ट में है। रिपोर्ट को बहुत ध्यान से देखिए। देश के दिल मध्य प्रदेश में टूरिज्म स्पॉट पर पहुंचना अब बेहद आसान होगा। मध्य प्रदेश सरकार ने खास तौर पर धार्मिक पर्यटन को जोड़ने के लिए सस्ती दरों पर एयर सर्विस शुरू कर दी है। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा के तहत ये उड़ानें 8 शहरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली और खजुराहो को बाय एयर जोड़ेंगी। ये एयरक्राफ्ट 6 सीटर विमान है। प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल एयरपोर्ट पर पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा के विमान को फ्लैग ऑफ किया। पहली फ्लाइट भोपाल, जबलपुर, रीवा, सिंगरौली के लिए थी। आइए अब आपको बताते हैं क्या है पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा पर्यटन को बढ़ावा देने की कोशिश है। बेहतर एयर कनेक्टिविटी दी जाएगी, रियायती दरों पर होगा सफर। सरकार दे रही है 50% सब्सिडी। शुरुआत के 1 महीने तक ये सब्सिडी दी जाएगी। एमपी के 8 शहर इसके तहत जुड़ेंगे। शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, कृष्णा गौर के साथ ही धार्मिक न्यास मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी और महापौर मालती राय मौजूद रही। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हवाई पट्टियों के विकास के साथ ही प्रदेश में पायलट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलने की बात कही। साथ ही पहले सफर करने वाले 6 यात्रियों के सीएम ने फूल माला पहनाकर बोर्डिंग पास दिए।
हमारे लगभग 6 माह पूरे हुए सरकार के माध्यम से, तो मैं ये 6 माह के आधार पर कह सकता हूँ कि हमने अपने विकास के मामले में जो उड़ान का कल्पना की है, उसी की इस सिलसिले में जब मैं गया सिंगरौली, तो सिंगरौली के लोगों ने कहा हमको और कुछ नहीं चाहिए, तो हमको ये बड़ी दिक्कत है भोपाल आने की, कैसे भी करके आप तो ये हवाई पट्टी हमारे उनका छोटा एयरपोर्ट जैसा भी आजकल विमानतल बन गया है, तो वो कह रही है बनाने से क्या फायदा है, इसमें कोई हमारी सुविधा तो जुड़ेगी। हमने कहा बिल्कुल जोड़ेंगे, और इसीलिए मैंने वादा किया था कि अगले महीने अर्थात इसी महीने में जैसे आचार संहिता हटेगी, हम तुरंत सिंगरौली की कनेक्टिविटी देंगे, रीवा की कनेक्टिविटी देंगे। 55 जिलों में से 30 हमारी हवाई पट्टियां हैं जिसका हम तुरंत विकास करेंगे ना संदीप जी, जल्दी, एक भी छूटेगी नहीं है, और आगे भी बढ़ाएंगे, हर जिले में कोशिश करेंगे। वायु सेवा की बुकिंग के लिए इंदौर, भोपाल और जबलपुर एयरपोर्ट पर बुकिंग काउंटर स्थापित किए गए हैं। फिलहाल प्रदेश के 8 शहरों को हवाई सेवा के माध्यम से जोड़ा गया है। वो 8 शहर जिनको हवाई सेवा से जोड़ा गया है, उनमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली, खजुराहो का नाम शामिल है। आने वाले दिनों में इसका विस्तार कुछ और शहरों तक किया जाएगा। अभी फिलहाल उड़ानों का शेड्यूल कुछ इस तरह से है। ऐसा रहेगा 7 दिनों का शेड्यूल। सोमवार को 12 उड़ानें रहेंगी, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और रीवा की फ्लाइट्स। तो वहीं मंगलवार को भी 12 उड़ानें रहेंगी, उज्जैन, ग्वालियर के लिए भी रहेंगी फ्लाइट्स। तो वहीं बुधवार को 9 उड़ानें रहेंगी, भोपाल, इंदौर, जबलपुर के लिए रहेंगी फ्लाइट्स। गुरुवार को 12 उड़ानें, रीवा, सिंगरौली के लिए फ्लाइट्स। तो वहीं शुक्रवार को 6 उड़ानें, भोपाल, जबलपुर और खजुराहो के लिए फ्लाइट्स। और शनिवार की बात करें तो शनिवार को 2 उड़ानें रहेंगी, भोपाल, ग्वालियर के लिए फ्लाइट्स। तो वहीं रविवार को 6 उड़ानें रहने वाली हैं, भोपाल, इंदौर, उज्जैन के लिए फ्लाइट्स रहेंगी। यकीनन देश दुनिया को मध्य प्रदेश दिखाने की सरकार की ये पहल काबिले तारीफ है, लेकिन एयर कनेक्टिविटी को बेहतर करने के इरादे से शुरू की गई पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा कितनी सफल होती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। चलिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता देते हैं। बड़ी खबर मध्य प्रदेश से है, क्योंकि मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान किया है और बीजेपी ने पूर्व विधायक कमलेश शाह को अपना प्रत्याशी बनाया है। ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त, क्योंकि उपचुनाव होने हैं अमरवाड़ा की सीट पर और बीजेपी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान करते हुए वहां से पूर्व विधायक कमलेश शाह को अपना प्रत्याशी बनाया। और कमलेश शाह वही विधायक हैं, आप याद कर लीजिए, जो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। अब उस सीट पर उपचुनाव हो रहा है और उपचुनाव को देखते हुए बीजेपी ने वापस से कमलेश शाह को ही वहां उम्मीदवार बनाया है। श्याम सिंह तोमर हमारे भोपाल के ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। श्याम जी, हालांकि बताया तो तय ही माना जा रहा था कि कमलेश शाह को ही इस बार प्रत्याशी बनाया जाएगा बीजेपी की तरफ से, लेकिन चुनौती होगी क्या, क्योंकि बहुत करीब रहे हैं इसके कमलनाथ के? कमलनाथ का एक समय में दायां हाथ हुआ करते थे कमलेश शाह, और उन्होंने जब कांग्रेस का दामन छोड़ा और भाजपा में आए, तभी से कयास लगाए जा रहे थे कि उनको ही कहीं ना कहीं भविष्य में प्रत्याशी बनाया जाएगा। विस्तार न्यूज ने इस बारे में लगातार जो है खबरें चलाई भी थी और वही हुआ। भाजपा ने प्रत्याशी के रूप में उनको जो है आगे बढ़ा दिया और कांग्रेस समिति बनाकर केवल अभी तलाश ही कर रही है। तो एक तरह से मनोवैज्ञानिक लीड ले ली है भाजपा ने उपचुनाव। एक मनोवैज्ञानिक दबाव तो ये भी होगा ना श्याम जी, क्योंकि लोकसभा का चुनाव वहां से नकुलनाथ हार चुके हैं। जब कमलनाथ अपने बेटे को संसद तक नहीं पहुंचा पाए, और हमने देखा भी कि मध्य प्रदेश लोकसभा के चुनाव में बहुत कहीं जगह गए नहीं कमलनाथ, तो फिर कैसे जितवा पाएंगे कमलेश शाह के सामने किसी और प्रत्याशी को? वाकई ये बड़ी चुनौती रहेगी। हालांकि कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि हमने न केवल समिति बनाई है प्रत्याशी चयन के लिए, बल्कि हम पूरी ताकत झोंक देंगे, पूरी कांग्रेस उस सीट पर जो है झूम जाएगी, बिल्कुल जो है महा चुनौती देगी। तब देखना होगा कितनी चुनौती दे पाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए श्याम जी, बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही थी, हमने आपको बताया, क्योंकि अमरवाड़ा से बीजेपी ने कांग्रेस के पूर्व विधायक कमलेश शाह को इस बार मैदान में उतारा है। और जैसा श्याम जी हमारे ब्यूरो चीफ बता रहे थे कि कांग्रेस अभी तक कमेटी और समिति ही बना रही है। आगे बढ़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ लिए चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ का विधानसभा का मानसून सत्र 22 जुलाई से शुरू हो रहा है। ये जानकारी विधानसभा स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने दी है। कितना दिलचस्प रहने वाला है इस बार का छत्तीसगढ़ का मानसून सत्र, सब कुछ इस रिपोर्ट में देखिए।
छत्तीसगढ़ विधानसभा का मॉनसून सत्र हंगामेदार रहने के आसार नजर आ रहे हैं। विपक्ष प्रदेश की कानून व्यवस्था को मुद्दा बना सकता है और सरकार को घेरने की कोशिश होगी। मॉनसून सत्र की तारीख तय हो चुकी है। 22 जुलाई से मॉनसून सत्र शुरू होगा और 31 जुलाई तक यानी कि 10 दिन तक ये मॉनसून सत्र चलने वाला है। विधानसभा का सत्र के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय निर्धारित किया है। संसदीय कार्य मंत्री जी ने प्रस्ताव भेजा था। 31 जुलाई तक विधानसभा का सत्र के संबंध में मुख्यमंत्री जी ने समय निर्धारित किया है। उस तारीख में विधानसभा का सत्र होगा। प्रधानमंत्री अब जरा आपको बताते हैं कि मॉनसून सत्र में किन किन मुद्दों की गूंज सुनाई दे सकती है। दरअसल छत्तीसगढ़ के मॉनसून सत्र में इस बार कानून व्यवस्था, बालोदा बाजार हिंसा, नक्सल मुठभेड़ और महंगाई जैसे मुद्दों से छत्तीसगढ़ विधानसभा हंगामेदार रहने के आसार हैं। एक तरफ विपक्ष जहां सरकार को घेरने की तैयारी में है, तो सरकार भी विपक्ष के सवालों के जवाब देने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।